तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बलयुग्म का आघूर्ण। देखिए, बात नहीं करें। बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का। लेकिन ये बलयुग्म का आघूर्ण किस पर लगने वाला है? वैद्युत द्विध्रुव पर। और वैद्युत द्विध्रुव कहाँ स्थित है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। हमारा टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला क्या? बलयुग्म का आघूर्ण। अब ये बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, ध्यान समझिए। घूर्णन गति समझते हैं? घूर्णन गति, घूर्णन गति को कराने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है ना। तो जैसे लट्टू है तो लट्टू घूर्णन गति करता है। दरवाजा आप खोलते हैं तो दरवाजा कब्जे पर लगा हुआ रहता है, यहाँ से उसे वहीं से रोटेट करता है। तो वो कौन सा गति करता है? घूर्णन गति करता है। मैंने अपने स्थान पर ही रहेगा और वहीं से ऐसे हिल जाएगा, घूम जाएगा। तो हम अपने स्थान पर ही हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं। तो कौन सा गति हुआ? घूर्णन गति हुआ। तो घूर्णन गति करने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। तो वास्तव में बलयुग्म का आघूर्ण कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये है बल ही। ये क्या है? बल है। लेकिन इस बल से वस्तु सीधा गति नहीं करेगा, बल्कि वहीं पर क्या करेगा? घूर्णन गति करेगा। तो लट्टू को घूर्णन गति कराना होता है तो हम बल किससे देते हैं? रस्सी से देते हैं ना। लट्टू में रस्सी को क्या कर देते हैं? पूरा लपेट देते हैं। और जब ऐसे मारते हैं, रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी क्या लगाता है? उस पर बल लगाता है ना। और उसी बल से ना लट्टू नाचता है। तो हम ये कहेंगे साइंस के भाषा में कि रस्सी अब वहाँ की कंडीशन में बल तो लगा रहा है, लेकिन उसको बल न कह के क्या कहेंगे? बलयुग्म का आघूर्ण। क्योंकि किसी भी चीज को ऐसे घुमाने के लिए ना दो बल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए किसी मार्कर को हमको घुमाना है तो एक बल यहाँ पर ऐसे लगेगा और दूसरा इस सिरे पर ऐसे लगेगा। साइकिल का हैंडल घुमाते हैं ना इस तरह से, तो एक से खींचते हैं और इस हाथ से ऐसे धक्का देते हैं, ऐसे खींचते हैं और एक से धक्का देते हैं। तो दो बल लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बल युग्म। युग्म में क्या होता है? जोड़ा। एक हाथ से हैंडल को क्या करते हैं? खींचते हैं, एक हाथ से ऐसे धक्का देते हैं। अब थेथरे के लिए कह दें कि एक हाथ से खींच के घुमा देते हैं, वो अलग बात है कि नहीं? मन एक हाथ से घुमा देते हैं, लेकिन वहां पर वास्तव में अब दो बल लग रहा होता है। दोनों हाथ से घुमाते हैं तो एक से क्या करते हैं? खींचते हैं और एक से ऐसे धक्का देते हैं, मतलब इस तरह से बल लगाते हैं। तो एक जोड़ा ना बल लग रहा है और दोनों का दोनों बल एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है, इसको घुमा देना है तो एक बल इधर लगेगा और एक बल ऊपर से कहाँ लगेगा? नीचे। तो ये आराम से यहीं पर क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। तो दो बल लगता है तो बलयुग्म बोलते हैं। और घूर्णन गति होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आघूर्ण। मैंने कुल मिला के कहें कि किसी वस्तु को घूर्णन गति कराने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उस बल को बोलते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। तो यहाँ जो हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव है ये भी किस तरह का गति करने वाला है? घूर्णन गति करने वाला है। लेकिन वो घूर्णन गति कहाँ करेगा? जब उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो भी कौन सा गति करेगा? घूर्णन गति करने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा कर भी लेगा, बाद में भले रुक जाता है कि क्या होता है वो तो अलग बात है, लेकिन वो एक राउंड मतलब वहाँ पर घूमने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अब उसको समझिए कि वो कैसे प्रयास करता है। जैसे हमारे पास यह वैद्युत क्षेत्र है, हम इसको घेर के बना दे रहे हैं कि ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ये मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र है तो बिना आवेश का तो उत्पन्न नहीं हुआ होगा। अरे वैद्युत क्षेत्र है तो आवेश से ना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसमें आवेश नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि इसमें आवेश नहीं है। इसमें आवेश है और उसी आवेश के कारण ये चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ है? वैद्युत क्षेत्र। और इसी वैद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम क्या रख दिए हैं? वैद्युत द्विध्रुव। और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। नाम दे देते हैं A और B, जैसा कि हम लोग देते चले आ रहे हैं नाम को। बीच की दूरी को हम कितना से दिखाए हैं जी? 2L से ना दिखाए हैं। तो यह पूरा किसका काम करेगा? 2L का। थोड़ा ध्यान से इसको समझना। तो ये ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है और उस वैद्युत क्षेत्र में हम उठा करके क्या रख दिए? वैद्युत द्विध्रुव रख दिए। तो क्या
इस पर बल लगेगा वैद्युत द्विध्रुव पर? नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? बोलो नीरज। हाँ बताओ बताओ बताओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करो। जैसे कंडीशन समझ रहे हो ना हम क्या पूछे हैं? ये वैद्युत क्षेत्र है, आप वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिए हैं, तो क्या इस पर बल लगेगा? ये कौन बल लगाएगा? इनका दोनों आपस में बल लगेगा। कौन आवेश? हाँ, जो वैद्युत क्षेत्र का आवेश है वह, और इसमें का यह आवेश, दोनों आपस में बल लगाएंगे। ठीक है, बढ़िया सोचा है, यही बात होगा। अरे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है वो कोई ना कोई आवेश ना होगा, तो उसका आवेश अब वैद्युत द्विध्रुव में का एक कौन आवेश आपस में या तो प्रतिकर्षण करेगा, नहीं तो क्या करेगा? आकर्षण। दोनों में से कोई एक करेगा ना। अगर मान लीजिए कि जो हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए हैं वो धन आवेश के कारण है, हो सकता है कि वो कैसा आवेश हो? धन आवेश। और उसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो वह धन आवेश इस माइनस वाला को तो प्रतिकर्षित करेगा नहीं, आकर्षित करेगा। आप प्लस वाला क्या करेगा? तो हम यह मान लेते हैं कि उसका जो ऋण वाला जो धन आवेश है उस माइनस वाले को प्रतिकर्षित कर रहा है, माने अपने तरफ खींच रहा। हाँ गलत हो रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये अंदर प्लस वाला है, तो प्लस वाला इस माइनस वाले क्या करेगा? आकर्षित करेगा, लेकिन इस प्लस को तो प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब ये है कि इस द्विध्रुव के जो दोनों आवेश है उस पर बल तो लगाएगा, वह यह आवेश बल तो लगाएगा, लेकिन वो बल एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे ये आपका द्विध्रुव है, ठीक, इसमें ये वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका द्विध्रुव है, यह माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है? तो ऑलरेडी इस वैद्युत क्षेत्र में कोई ना कोई आवेश तो काम कर रहा होगा, तो वह जो आवेश होगा वह या तो धन आवेश होगा, नहीं तो क्या होगा? ऋण आवेश होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि वो धन आवेश है, तो वह इस माइनस वाले को तो अपने तरफ खींचेगा, वो आप प्लस वाले क्या करेगा? दूर हटाएगा ना, धक्का देगा। इसका मतलब इस द्विध्रुव पर दो बल लग रहा है, एक माइनस वाला आवेश पर और एक प्लस वाले। दो बल लग रहा है तो इसको बलयुग्म कहेंगे। दो बल लग रहा है तो क्या कहेंगे? लेकिन यह बल इसको घुमाने का प्रयास करेगा। इसको देखिए, ये वाला मान लीजिए कि द्विध्रुव है, एक बल इधर लग रहा है, यह वाला इधर लग रहा है, एक बल नीचे से ऐसे लग रहा है, तो यहाँ तो घूम जाएगा ना यहाँ से। तो जो घूमने का प्रयास कर रहा है यही ना बल इसको घुमा रहा है या घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो इस घुमाने के प्रयास में जो लगाया गया बल है यही क्या कहलाता है? बलयुग्म का आघूर्ण। तो हमको यही ज्ञात करना है कि जब हम द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो इस पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। दो बल लगेगा ना इस पर, एक माइनस वाले पर एक कहाँ लगेगा? एक प्लस वाले पर। दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो जब इसी पर बल लगे, एक इधर से लगे और एक इधर से लगे, तो घूम नहीं जाएगा यह। तो ये किसके कारण घूम रहा है? बलयुग्म के आघूर्ण के चलते घूम रहा है। तो आप ये समझेंगे कि बलयुग्म का आघूर्ण वास्तव में क्या है? एक तरह का बल है जो किसी वस्तु पर लगता है, और वह बल उस वस्तु को क्या करता है? घूर्णन गति कराने में मदद करता है, या घूर्णन गति कराने का क्या करता है? प्रयास करता है। इसमें कोई समस्या? अब चलिए इसको समझते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक। और ये ऐसे है, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, समझ रहे हैं? ये सब क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं? ई से। और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। जो तीर है ना, ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। और कितना वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है? ई। इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं। तो हमारा चित्र कुछ इस तरह है। ये भी एक तरह से छोटा सा डेरिवेशन ही है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। ये आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और इसी वैद्युत क्षेत्र में ध्यान देना, एक आपका रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। क्या रखा गया है? वैद्युत द्विध्रुव। ये माइनस क्यू मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? प्लस क्यू, ठीक।
इसके बीच की दूरी कितना है 12 है, इसके बीच की दूरी कितना है 12। इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र को यहाँ से पास कराते हैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करने में सुविधा आसान होगा। तो ये हो गया हम लोग का। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। कितना कोण पर रखा गया है? तो वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पर बल लगाएगा ना। हम लोग वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा भी पढ़े हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र ऑलरेडी है, आवेश जब जाएगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो दोनों चूंकि विपरीत आवेश है, एक माइनस है और एक क्या है, तो एक पर आकर्षण लगेगा, एक पर क्या लगेगा। तो मान लेते हैं कि माइनस क्यू पर आकर्षण लगेगा तो वो खींच रहा है इधर, समझे, इस पर प्रतिकर्षण लगेगा तो उधर धक्का दे रहा है। तो इस पर एक जोड़ा बल लग गया ना, तो एक जोड़ा बल के कारण इसको क्या बोलते हैं? बलयुग्म। इसको घुमाने का प्रयास कर रहे तो आघूर्ण हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र कितना है? ई। तो यह ई इस माइनस क्यू पर भी बल लगाएगा और यही ई इस प्लस क्यू पर भी बल लगाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश आता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो हम यह मान लेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी कितना है? 2l है। और यह वैद्युत क्षेत्र ई से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। इतना तो लिखा जा सकता है। अब हम समझते हैं कि यह जो वैद्युत क्षेत्र ई है वह इस क्यू पर कितना बल लगाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कौन? ई के द्वारा, वैद्युत क्षेत्र ई के द्वारा माइनस क्यू आवेश पर लगाया गया बल। अब ध्यान से देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र ई है, आवेश क्यू है, इस पर बल लग रहा है। तो इन तीनों में एक रिलेशन पढ़े थे, याद है? ई वैद्युत क्षेत्र है, क्यू आवेश पर बल लगा रहा है। अब बल मान लेते हैं कि एफ है, बल कितना है? अच्छा एक चीज बताओ, वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक, यह इस क्यू आवेश पर बल लगाएगा, तो ये भी क्यू आवेश है, ये भी आवेश क्यू ही है। तो एक तरह से बल तो दोनों पर बराबर ना लगेगा। अरे वैद्युत क्षेत्र ई है, यह आवेश पर जितना भी बल लगाएगा उतना ही बल तो यहाँ भी लगाएगा, क्योंकि इस आवेश का मान भी तो वही है। अब ये थोड़ा सा अंतर यही है कि एक में आकर्षण होगा, एक में क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन बल तो बराबर न लगेगा, आकर्षण बल भी बराबर रहेगा और प्रतिकर्षण बल भी क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। तो बल दोनों का कैसा होगा? बराबर होगा, बस उसकी दिशा क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। तो वैद्युत क्षेत्र ई के द्वारा माइनस क्यू आवेश पर लगाया गया बल हम मान लेते हैं कि एफ है। तो एफ का फार्मूला क्या होगा? ई इक्वल टू, आप पढ़े हैं, एफ बाई क्यू नॉट, याद है? एफ बाई क्यू नॉट। तो ठीक है, यहाँ पर क्यू नॉट आवेश नहीं है, क्यू है या माइनस क्यू है? नहीं जी, तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू होगा ना। तो एफ का मान निकालेंगे तो ई क्यू हो जाएगा, जाके इधर गुणन हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू हम कह सकते हैं कि माइनस ई क्यू। ध्यान दीजिएगा, जो माइनस है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण में से किसी एक को दिखाएगा। अगर माइनस वाले को आकर्षण मानेंगे तो प्लस वाला क्या करेगा? प्रतिकर्षण। तो माइनस चिन्ह पर विशेष ध्यान नहीं देना है, ये केवल बल की क्या करेगा? दिशा को बताएगा। इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र किसके द्वारा? ई के द्वारा। वैद्युत क्षेत्र ई के द्वारा किस पर? क्यू आवेश पर लगाया गया बल F इक्वल टू ई क्यू। दोनों तो बल बराबर होगा, लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि दोनों बल क्या हैं? समान होंगे। दोनों बल क्या होंगे? बस इनकी दिशा क्या होगी?
विपरीत होगी, एक पर आकर्षण और एक पर क्या लगेगा। तो बल तो समझ में आ गया किस पर बल लग रहा है। अब यही है कि एक पर आकर्षण लग रहा है, एक पर क्या लग रहा है, और इसी बल के द्वारा जो है यह वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब लिखते हैं कि यदि द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ हो, तो टाउ एक बल ही है लेकिन यह स्पेशल बल है। यह बल सीधा गति नहीं कराता है, वहीं पर क्या कर देता है, घुमा देता है। एक तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल को किक करेंगे तो बल लगेगा ना उस पर, तो फुटबॉल तो सीधा गति कर रहा है। सिक्का को मान लीजिए कैसे पकड़ के नचा दे रहे हैं, सिक्का नचा रहे हैं, तो बल तो वहाँ भी लग रहा है, लेकिन क्या सिक्का फुटबॉल जैसा गति कर रहा है, सिक्का तो अपनी जगह पर न घूम रहा है। तो सिक्का पर भी हम बल ही लगाए हैं, अब फुटबॉल पर भी क्या लगाए हैं, बल ही लगाए हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग कंडीशन में काम वही हुआ है, लेकिन नाम अलग अलग है। एक को बलयुग्म कहेंगे, बलयुग्म का आघूर्ण कहेंगे, और एक को सामान्य रूप से क्या कहेंगे, बल कहेंगे, जबकि बल हम दोनों पर लगाए हैं। तो वही बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो, टाउ हो। तो टाउ का एक फार्मूला होता है, टाउ इक्वल टू बलयुग्म लग रहा है ना, माने दो बल लग रहा है, और दोनों बल क्या है, बराबर है। दोनों बल क्या है, तो लिखेंगे एक बल, एक, दोनों बल नहीं लेते हैं, दोनों बराबर है ना है, तो कोई एक बल ले लेते हैं। एक बल और गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये दोनों बल है ना, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो यही होगा। अरे एक बल इस लाइन पर है और एक बल इस लाइन पर है, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही ना होगा। बहुत लोग इसको समझ लेते हैं कि दोनों बलों के बीच की दूरी यह है, ठीक है, ये दूरी है, लेकिन ये लंबवत दूरी नहीं है। अगर इस ट्यूबलाइट की दूरी हम निकालना चाहे लंबवत, तो ठीक ऐसे नीचे न जाएगा, तिरछा दूरी तो होगा, लेकिन क्या इसको लंबवत कहेंगे। तो दोनों बलों के बीच की क्या लेना है हम लोग को, लंबवत दूरी, इसलिए ये दूरी हम लोग को निकालना पड़ेगा, यह वाला चीज समझ रहे हैं। तो एक बल तो हम लोग निकाल लिए हैं कि E इंटू क्यू, बल निकाल दिया है ना, E इंटू क्यू, और हमको क्या निकालना है, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी के लिए हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है, यह काम करेगा कर्ण का, ठीक है, यह काम करेगा। तो लंब हमको ज्ञात करना ही है, और कोण हमको पता है, और यहाँ पर एक कोण पता है थीटा, कोण क्या पता है, तो लंब कोण और थीटा में कोई सूत्र है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है ना। चूंकि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब का काम कौन करेगा, इसको सी नाम दे दें, तो सी नाम दे देते हैं BC बटा, और कोण का काम कौन कर रहा है, अरे उसका सीधा दूरी लिखे ना 2L, तो BC का मान कैसे निकालेंगे, 2L साइन थीटा। BC का मान निकालने के लिए 2L को भेज देंगे इधर, तो 2L, तो BC निकल गया। तो BC क्या है, बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल के बदले में या तो EQ ले लीजिए, नहीं तो माइनस EQ ले लीजिए। वैसे माइनस लेने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, हमको बल से मतलब है ना कि उसके दिशा से। अतः टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, एक बल मतलब कि E इंटू क्यू, और बलों के बीच की लंबवत दूरी 2L साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, E जैसे है वैसा रहने दे रहे हैं, इसको बना दे रहे हैं 2QL, तब साइन थीटा। सभी लोग जानते हैं कि 2QL बराबर P होता है, क्या होता है, 2QL बराबर, तो टाउ E, इसके बदले में P साइन थीटा। तो ये सूत्र बन गया किसके लिए,
बलयुग्म के आघूर्ण के लिए। मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव को इसमें ले आकर रखेंगे ना तो टाउ इतना बल लगाएगा, यह बल इसको क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर लिख देते हैं, परंतु याद रखने के लिए 2QL बराबर क्या, P। ये तो बार बार यूज होने वाला चीज़ है, जहाँ भी 2QL आएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे। तो पूरा टॉपिक समझ में आया है क्या क्या किया इसमें। हम जब वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को रखेंगे तो वह उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो अगर द्विध्रुव को ही डायरेक्ट रख दें तो द्विध्रुव में तो दो आवेश होते हैं, इसका मतलब दोनों पर बल लगेगा। अब एक पर आकर्षण लगेगा, दूसरे पर कैसा लगेगा। तो एक मान लीजिए कि द्विध्रुव है और दोनों शीर्ष पर, एक पर आकर्षण एक पर प्रतिकर्षण, तो दोनों का बल विपरीत ना होगा। और दोनों का बल विपरीत होगा तो एक इसको आकर्षित करेगा, दूसरा क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, और जो घुमाने के प्रयास में जो लगाया गया बल है, माने वो दोनों बल न है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। माने ऐसा बलयुग्म जो उसको क्या कर दे, घूर्णन गति करा दे, वही क्या कहलाता है, बलयुग्म का आघूर्ण। और बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है उन दोनों बलों में से एक बल और गुणे उन दोनों बलों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी। तो वही एक बल के लिए हम क्या लिख दिए हैं, E/Q लिख दिए हैं। ये फार्मूला पहले से जानते हैं, E बराबर F/Q पढ़े हैं ना, वहीं से F निकाल दिया गया है। और यहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम क्या निकाल दिए हैं, लंबवत दूरी निकाल दिए हैं। और एक बल के बदले में EQ और दूरी के बदले में 2L साइन थीटा। अब इसमें 2QL एक पास कर दिया गया तो क्या बन गया, P बन जाएगा। बाकी जो E है वो E है EP साइन थीटा। समझ में आया, लिख दो। चलिए नहीं, इसको थोड़ा सा पूरा कर लें हम लोग, एक दो लाइन और है। एक चीज देखिए, हाँ थीटा में क्या हुआ है, यह वाला है, तो वही तो बताने जा रहे हैं। अब हम एक दो लाइन का है ना कि और है, वही है जो पूछ रहा हो। धैर्य से रखो, प्रश्न नहीं बचेगा लास्ट तक तुम लोगों के पास। थोड़ा सा देख लो, अभी एक और चीज बताएंगे जो नहीं सोचे होगे। टाउ इक्वल टू हम लोग यहाँ पर फार्मूला निकाल दिए EP साइन थीटा। क्लास 11th में एक चीज पढ़े होंगे, दो सदिशों का सदिश गुणन पढ़े होंगे, सदिश गुणन पढ़े हैं ना, उसमें इस तरह से पढ़े होंगे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो पढ़े होंगे माड वेक्टर A इंटू माड वेक्टर B साइन थीटा, पढ़े हैं। तो माड वेक्टर ए वास्तव में तो अंक है, ये भी अंक ही है, और साइन थीटा ये कोण हो गया। मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम AB साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा अगर कहीं मिले, इसका उल्टा कहीं मिले AB साइन थीटा, तो उसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो लिख ही सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ देखिएगा, टाउ इक्वल टू EP साइन थीटा है, तो टाउ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P, नहीं लिख सकते हैं। और साइन थीटा छोड़ देंगे, क्रॉस क्यों नहीं छोड़ देंगे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा होगा। तो जब इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें लिखेंगे, वेक्टर के रूप में लिखेंगे, तो साइन तब क्यों लिखेंगे, इधर से इधर आएगा तो साइन खत्म हो जाएगा। तो वही अगर हम क्रॉस में लिखना चाहे तो साइन नहीं लिखेंगे, और बाकी साइन लिखना चाहे तो इसको क्रॉस में भी नहीं लिखेंगे। कोई समस्या इसमें? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्रॉस गुणा है, विशेष समस्या नहीं होगा इसमें। हाँ, अब आते हैं मेन चीज पर कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, इसको आप रिमार्क फर्स्ट बना सकते हैं। थीटा 0 डिग्री हो जाए तो ये द्विध्रुव किस तरह से होगा, यदि थीटा क्या हो जाए 0, थोड़ा ध्यान देना, थीटा 0 कब होगा, द्विध्रुव एकदम ठीक इसके समांतर हो जाए तो कोई कोण बनेगा। अरे इस तरह से है तो कोण बन रहा है ना, अगर ऐसे हो जाएगा तो ना कहीं कटेगा और ना कहीं कोण बनेगा। आपका वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, आप द्विध्रुव भी इसी दिशा में रख देंगे तो कहाँ कोई कोण बनेगा, कोण नहीं बनेगा। तो कोण क्या है, 0। मतलब कि आपका जो द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसा हो गया, समांतर हो गया। तो यदि थीटा इक्वल टू 0, तो जो द्विध्रुव होगा
वह वैद्युत क्षेत्र के कैसा होगा, समांतर। तो द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। और जब समांतर होगा तो उस कंडीशन में अगर टाउ निकालें तो टाउ का फॉर्मूला होता है ई पी, अच्छा पी ई साइन थीटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गुणा ही ना है, ये अंक है तो गुणा में कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। तो ई पी साइन थीटा, और साइन थीटा हमारा क्या है, 0। तो ई पी साइन 0 और साइन 0 का मान 0, मतलब टाउ कैसा हो गया। ये बताइए कोई बल काम करेगा, कोई बल काम करेगा नहीं। अगर वैद्युत द्विध्रुव आपका वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो किसी भी तरह का कोई बल यहाँ पर काम नहीं करेगा, मतलब वो घूमने का प्रयास नहीं करेगा, यहाँ पर कोई बल युग्म काम नहीं करेगा। कम बतियाओ। और यदि हम मान लेते हैं कि थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो वैद्युत द्विध्रुव एकदम कैसा हो जाएगा, लंबवत। उस कंडीशन में तो वैद्युत द्विध्रुव कैसा होगा, लंबवत। तो उस कंडीशन में टाउ निकालेंगे तो पीई या ईपी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 से गुणा करेंगे पीई में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा। उस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव एकदम मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तब कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म का गुण सबसे न्यूनतम कब होता है, तो सबसे न्यूनतम तब होता है जब थीटा बराबर क्या हो जाए, 0। और सबसे अधिकतम कब होता है, जब थीटा बराबर हो जाए 90। तो सवाल में कभी कभी दे देता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अधिकतम मान बताइए। वो ये नहीं कहेगा कि थीटा 90 डिग्री है, कह देगा कि क्या, अधिकतम मान बताइए। तो अधिकतम में आप समझ जाना है कि थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसको लिख लीजिए। और इस प्रकार ये लेसन हम लोग का ख़त्म हो गया। कल इस पर क्वेश्चन देखे जाएंगे। एक लेसन ख़त्म, और हम लोग का टेस्ट का समय आते आते गॉस का प्रमेय भी ख़त्म हो जाएगा। तो मान के चलो कि हाँ 2 लेसन का टेस्ट देना है। गॉस का प्रमेय आराम से ख़त्म हो जाएगा, हम लोग ख़त्म कर लेंगे उसको। तो अपने हाथ में छोटी ना बोलनी।